सवाल ये है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं चुनाव खत्म हुआ तो अब उपदेश दिया जा रहा है। चुनावी प्रचार में पीएम ये कहते थे सब चंगा सी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ही ट्वीट किया था कि जिस दिन नतीजे आएंगे, जिस दिन चुनाव खत्म होगा उसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। वो नहीं बढ़े तो बौखला गए। अब ये देश में, मैं तो कह रहा हूं, अभी राजनीतिक बातें मत करिए, सब साथ आइए। खड़गे साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप भी अपने कॉन्वॉय को कम कीजिए, ईवी का प्रयोग कीजिए, एयरपोर्ट से अपने घर आने के लिए एयरपोर्ट मेट्रो का प्रयोग कीजिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। विदेश छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो देश में ही मनाइए। बाहर इंपोर्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ों का, फलों का उपभोग कर रहे हैं तो हिमाचल की और कश्मीर की एप्पल खाइए। ये सब हमें करना है इस समय। मुझे लगता है मीनाक्षी जी, मेरा किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी करना, राजनीतिक जवाब देना उचित नहीं है। हम 140 करोड़ लोग साथ में हैं और हम इस भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल चुनौती जो दुनिया के सामने खड़ी हुई है, जिसका इंपैक्ट भारत के ऊपर भी है, उसको हम शिकस्त दे देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक बात जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वो ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी तो डॉलर बचाकर ट्रंप को देना चाहते हैं। आरबीआई को धड़ाधड़ सोना खरीद कर रहा है। आरबीआई अगर धड़ाधड़ सोना खरीद कर रहा है तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है खरीद के लिए? तो असदुद्दीन ओवैसी क्या रिजर्व बैंक है क्या? वो अपने आप को रिजर्व बैंक की तुलना में करते हैं। रिजर्व बैंक तो नोट छापने का भी अधिकार है, ओवैसी साहब के लिए है क्या? कैसा तुलना करते हैं? रिजर्व बैंक अपने गोल्ड रिजर्व्स, करेंसी के स्टेबलाइजेशन के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, स्टेबल इकोनॉमी के लिए उनकी पॉलिसीज है। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं आरबीआई खरीद रहा है इसलिए मैं खरीदूंगा। आरबीआई तो नोट भी प्रिंट करता है। ओवैसी साहब, आपको वो अधिकार नहीं है। आरबीआई का गवर्नर तो नोट पे लिखता है मैं धारक को फल इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ओवैसी साहब को है क्या वो अधिकार? ये कैसी तुलना करते हैं? ओवैसी जी, अभी प्लीज राजनीति खत्म कीजिए। इस चुनौती का हम मिलकर सामना करेंगे। आप भी बुद्धिमान और विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल कारणों से इस तरह के बयान देते हैं, उसको मत दीजिए थोड़े दिन। नहीं, एक रिपोर्ट लेकिन है आरबीआई को लेकर ही है कि आरबीआई ब्रिटेन से 150 मीट्रिक टन सोना लेकर आया और 880 मीट्रिक टन के पार गोल्ड रिजर्व बढ़कर पहुंच गया है। ये जरूरतें क्यों पड़ रही हैं और ये जो आरबीआई कर रही है इसका भी इक्वेशन और कैलकुलेशन बताएं। इकोनॉमी के स्टेबलाइजेशन के लिए, करेंसी के स्टेबलाइजेशन के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए उनके नॉर्म्स हैं। वो उस नॉर्म्स के तहत अपने गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं। दैट इज द पॉलिसी। वो हर सेंट्रल बैंक, दुनिया की हर देश का सेंट्रल बैंक ऐसा करता है। तो आप उसको अपने कंजम्पशन के गोल्ड के उपभोग और खरीदारी से मत, वो तो बुलियन में खरीदता है, जो आपने दिखाई ना, ये आपके जो बैकग्राउंड में है, इस फॉर्म में खरीदता है। और हम जो कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं वो ऑर्नामेंट्स के रूप में खरीदते हैं। तो इस तरह के जो कंपैरिजन है ओवैसी साहब, दैट इज नॉट द राइट कंपैरिजन। लेकिन जो देखिए आप मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त, जो राजधर्म के हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हम कब तक इन परिस्थिति में जूझे रहेंगे। अगर मान लीजिए 1 साल तक युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट यूं ही बंद रहा, ऑयल का संकट यूं ही बना रहा, गैस रिजर्व हम जानते हैं कि हमारे पास केवल 2 स्टोरेज फैसिलिटी है, उसके अलावा हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है। ये अगर इसी तरह से बाधित रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं गैस के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, सोना, हम 1 साल बाद भी इसी स्थिति में होंगे? कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 1 साल बाद भी अगर ये, जैसा आपके दर्शक ने पूछा, अगर 1 साल तक भी ये होता रहा तो ऑल्टरनेटिव वेज डेवलप होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर 1 साल के लिए ब्लॉक हुआ तो अल्टरनेट रास्ते डेवलप होंगे। ऐसा थोड़ी दुनिया रुक जाएगी। पर उस समय तक हमें अपनी इकोनॉमी को रेजिलिएंट रखना है, रोबस्ट रखना है, ताकतवर जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, उसको बना के रखना है। कोई पैनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत की इकोनॉमी रेजिलिएंट है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी भरपूर है, हमारे यहाँ जो नए रोजगार का सृजन भी भरपूर हो रहा है। और टुगेदर, I will say together we will defeat this geopolitical problems which were imposed to us। जो ये geopolitical चुनौतियां हमारे ऊपर हमने तो की नहीं, पर दुनिया के देशों ने हमारे ऊपर जबरदस्ती इंपोज हुई है। हम मिलके इनको भी हरा देंगे, बिना हमारी अर्थव्यवस्था पर 1 पैसे का भी नकारात्मक प्रभाव आए।
रुपये की बात कर लेते हैं और विपक्ष इस वक्त लगातार ये कह रहा है कि जब यूपीए सरकार के दौरान यूपीए सरकार के दौरान जब रुपया गिर रहा था तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब तो बहुत अस्मिता, भारत की ताकत की बात करते थे। क्या उस समय भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे? क्या उस समय भी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था? एक मिनट सर मुझे देने दीजिए और फिर आप अपनी बात जरूर रखिएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है और सैकड़ों जहाज समंदर में खड़े हैं, तेल महंगा हुआ है और रुपया भी कमजोर हुआ है, क्योंकि सोना सेफ हेवन है और जंग और तनाव की स्थिति में लोग हमेशा सोना खरीदने लगते हैं, तो अपने आप ही कीमतें बढ़ती है और आयात बढ़ने लगता है, डॉलर और तेजी से बाहर जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि तेल भी महंगा होता है और सोना भी महंगा हो जाता है। तो देश के डॉलर रिजर्व पर भी दबाव बढ़ता है और रुपया कमजोर होता है, यानी कि हर सोने की खरीदारी का मतलब यह है कि बाजार से डॉलर खरीदना, ज्यादा डॉलर की मांग होगी तो रुपया गिरेगा। इसके उलट अगर सोना खरीदना रुक जाए तो इससे डॉलर की मांग कम हो जाएगी।